हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। आज से हम टीपीए एक्ट पढ़ेंगे। ये टीपीए एक्ट पढ़ेंगे, इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। चलो, इस एक्ट का नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इसका एक्ट नंबर है 4। ये 1882 का एक्ट नंबर 4 था, ठीक है। और ये 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ था। 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ था और 17 फरवरी 1882 को ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं। अब इसका आ जाता है चैप्टर नंबर 1। तो ये बताता है प्रारंभिक। तो ये इसके सेक्शन है, ये 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। इसमें 8 चैप्टर हैं और सेक्शन है 137 सेक्शन है। चलो, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 प्रारंभिक। तो पहला सेक्शन 1 है, ये कहता है संक्षिप्त नाम। तो ये कहता है संक्षिप्त नाम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है, ठीक है। और इसका प्रारंभ कहता है कि ये 1 जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रबत हुआ था। मतलब ये जुलाई के प्रथम दिन बन के तैयार हुआ था 1882 में, ठीक है। अब इसका हम विस्तार पे आते तो ये कहता है ये संपूर्ण भारत पे अब ये लागू होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है राज्य सरकार अपने राज्यों में कुछ या सभी उपबंध लागू कर सकती है। यह चल तथा अचल संपत्ति के अंतरण के बारे में उपबंध करता है। और इसमें ही बता रहा है कि यदि किसी भाग पर भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में उपवर्जन का उपबंध हो तो टीपीए की धारा 54 पैरा 2, 3 और धारा 59 और धारा 107 व धारा 123 के उपबंध लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके हम आगे चलते हैं। अब इसका हम आगे सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 2। तो ये सेक्शन 2 कह रहा है, ये सेविंग्स के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है अधिनियमों का निरसन किन्हीं अधिनियमों, प्रसंगतियों, अधिकारों और दायित्वों इत्यादि की बाबत है। तो इसमें अंदर कह रहा है, मैं इसे सिंपल वे में बताती हूँ। तो ये कह रहा है उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का तत्समय विस्तार हो, वे अधिनियमित जो तदब उपवाद अनुसूची में विनिष्ट हैं उनमें वर्णित विस्तार तक निश्चित हो जाएंगी, किंतु ऐसे में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव डालने वाली ना समझे जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जो टीपीए से पहले जो और एक्ट चल रहे थे, तो वो टीपीए बनने के बाद क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ये कह रहा है कि यह मुस्लिम विध पर लागू नहीं होगा। जो टीपीए एक्ट है वो मोमडन लॉ पर लागू नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3 में। तो ये 3 में आते हैं निर्वचन खंड, डेफिनेशन। तो इसमें आते हैं निर्वचन खंड में कहता है, तो इसमें इसमें पहली डेफिनेशन दे रखी है स्थावर संपत्ति, इम्यूएबल प्रॉपर्टी। तो ये कहता है कि स्थावर संपत्ति क्या है। तो ये कह रहा खड़ा काष्ठ, उगती फसलें तथा घास को छोड़कर सभी भूबद्ध संपत्ति वो क्या है, स्थावर संपत्ति हैं। जिसमें इसमें नेगेटिव में दे रखी है, पर मैं पॉजिटिव में बता रही हूँ, ठीक है। कि स्थावर संपत्ति क्या है, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें तथा घास को छोड़कर जो सभी भूबद्ध संपत्ति चीजें हैं वो क्या है, स्थावर संपत्ति हैं। एक बार मैं इसे अंदर डिफाइन कर देती हूँ। तो ये कह रहा है किसी स्थावर संपत्ति और ये चल संपत्ति 2 प्रकार की होती हैं, अचल चल। तो जो चल होती हैं उन्हें जंगम संपत्ति कहते हैं, और जो मूवेबल होती हैं, और ये है स्थावर संपत्ति के बारे में बता रहा है। तो ये स्थावर संपत्ति वो है जो मूवेबल नहीं है, जैसे कि झील से मछली पकड़ना, मंदिर में वंशानुगत पुरोहित होना, अचल संपत्ति पर कारखाना लगाना, बंधक ऋण, पट्टे पर दी गई संपत्ति, पुनर्गठन नाव चलाने का अधिकार, ठीक है, पेंशन, स्थायी भत्ते, पेड़ों से लाख इकट्ठा करने का अधिकार, ये सारे क्या हैं, ये हैं स्थावर संपत्ति के अधिकार हैं, ठीक है। अब इसे हम आगे देखते हैं। इसमें बताता है, अब आगे है लिखित। लिखित से क्या है, तो ये सिंपल इसमें ये कहता है लिखित में अवश्यत लिखित अभिप्रेत है, मतलब वसीयत वाला नहीं आता, अवश्यत लिखित है, ठीक है। तो ये लिखित के बारे में बताता है। अब हम पढ़ते हैं अनुप्रमाणित क्या है। तो ये कह रहा है अनुप्रमाणित के अंतर्गत क्या आएगा। तो इसमें ये कह रहा है, एक मिनट,
किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिनमें से हर एक ने निष्पादन को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्हित लगाते देखा है या निष्पादन की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा है या निष्पादन में उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिक अस्वीकृति पाई है और जिनमें से हर एक ने निष्पादन की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्ष्यों में से एक से अधिक एक ही समय उपस्थित रहा हो और अनुप्रमाणित का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक न होगा। तो ये कह रहा है कि अनुप्रमाणित से क्या है। एक मिनट। तो इसमें था क्या देख रहे थे, अनुप्रमाणित। तो इसमें बता रहा है, इसे सिंपल वे में ये कह रहा है दो या दो से अधिक, ये कह रहा है ऐसे दो या अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाए, जिनमें से हर एक ने निष्पादन को लिखते पर हस्ताक्षर या चिन्हित लगाते देखा है। तो ये कह रहा है कि दो या अधिक साक्ष्यों द्वारा हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज जिन्हें लिखित वाले को लिखते देखा है वो क्या है, अनुप्रमाणित समझा जाएगा सिंपल वे में। अब आ जाते हम रजिस्ट्रीकृत। तो रजिस्ट्रीकृत के बारे में क्या है, तो ये कह रहा है एक मिनट। रजिस्ट्रीकृत, तो ये कह रहा है रजिस्ट्रीकृत में रजिस्ट्रीकृत के अंतर्गत वो आएगा जो रजिस्ट्रीकृत अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा। अब इसके नीचे हम आते हैं तो ये इसमें बताता है भूभद्र से अभिप्रेत क्या है। तो ये कह रहा है पहला ये कह रहा है भूमि से मूलतः जैसे पेड़ और झाड़ियाँ, तो ये क्या है, भूभद्र से अभिप्रेत है। भूमि में निर्दिष्ट जैसे भित्तियां या निर्माणात्वा जैसे बिल्डिंग वगैरह होती हैं तो वो क्या है, वो भी क्या है, भूभद्र है। अब तीसरा कह रहा है ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तु जिससे इसलिए वृद्ध के जिसने यह वृद्ध है अथवा स्थायी फायदाप्रद उपभोग किया जा सके, जो स्थायी रूप से जिसका उसका स्थायी फायदाप्रद उपभोग किया जा सके, वो क्या है, भूभद्र है। तो इसे मैं समझाती हूँ। तो ये कह रहा है कि भूमि में उगे हुए पेड़ झाड़ियाँ वगैरह हैं वो भी क्या है, वो भूभद्र हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है भूमि में बने भित्ति या निर्माण क्या है, वो भी भूभद्र हैं। तीसरा ये कह रहा है इस तरह भूमि से जुड़ी वस्तु की उसका लाभ के लिए उपयोग किया जा सके, तो वो क्या है, वो भी भूभद्र समझे जाएंगे, ये कह रहा है। अब आ गए हम नीचे। तो नीचे ये क्या कह रहा है, नीचे ये बताता है अनुयोज्य दावे के बारे में। ये अनुयोज्य दावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसका एक चैप्टर भी बना रखा है CPA में, जो लास्ट चैप्टर है 8 वाला, चैप्टर 8 है और ये 130 से 137 तक इसमें दे रखा है अनुयोज्य दावे के बारे में। तो इसे पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है अनुयोज्य क्या है, अनुयोज्य दावे क्या है। तो ये कह रहा है अनुयोज्य दावे में स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण का या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, एक मिनट, आ रहा है, ठीक है। और कब्जे में नहीं है। फायदाप्रद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो,
चाहे ऐसा ऋण या फायदा हित वर्तमान प्रोद्भूत सशर्त या समाश्रित हो। तो ये क्या कह रहा है, अन्योज दावे का मतलब ये है सिंपल वे में, स्थावर संपत्ति के ऐसे दावे जिन्हें सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो, तो वो क्या है, अन्योज दावे हैं। इसमें दे भी रखा है, ठीक है। अब से हम नीचे जाएंगे। अब इसका अ, अब इसमें सूचना के बारे में बताता है, आणविक सूचना क्या है, ठीक है। तो ये कहता है किसी ऐसे तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना, जहां तक हो सके जहां तक हो सके जहां तक किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी, करने में जानबूझ के प्रवृत्त ना रहता हो या घोर उपेक्षा ना करता हो, तो वह उस तथ्य को जान लेता है, ये समझा जाएगा। तो ये सिंपल वे में ये कह रहा है कि ऐसा तथ्य जिसे कोई पक्षकार आसानी से थोड़ी सी छानबीन करके जान पाता है, तो यह समझा कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को उस तथ्य की आणविक सूचना थी, सिंपल में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसमें देखो ये दे भी रखा है। अब हम चलेंगे नीचे, ये काफ़ी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब आगे हम सेक्शन 4 पे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4 कह रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। तो ये कह रहा है, संविदाओं में संबंधित संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकृत अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना। जो संविदा अधिनियम से संबंधित है और रजिस्ट्रीकृत अधिनियम से संबंधित जो कुछ पॉइंट है वो इसके अनुपूरक समझे जाएंगे, सिंपल में। इसमें पहले कह रहा है, इस अधिनियम के वे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित है, संविदा अधिनियम 1882 का भाग माने जाएंगे। इस अध्याय के वे अध्याय और धाराएं जो संविदा से संबंधित है, वो क्या, संविदा अधिनियम के का भाग समझे जाएंगे। और दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है, इस अधिनियम की धारा 54 पैरा 2, 3 और धारा 59 धारा 107 और धारा 123 भारतीय रजिस्ट्री के अधिनियम 1908 के अनुपूरक समझे जाएंगे, ठीक है। पहला बता रहा है जो संविदा से संबंधित है, तो वो संविदा के अनुपूरक समझे जाएंगे, भाग समझे जाएंगे। और तीसरा ये कह रहा है, जो रजिस्ट्री का अधिनियम है वो रजिस्ट्री के अधिनियम के अनुपूरक होंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। और सेकंड चैप्टर का नाम है पक्षकारों के द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, ठीक है। तो ये कह रहा है संपत्ति, इसका सेक्शन है, ये चैप्टर सेकंड है, और ये चैप्टर सेकंड है सेक्शन 5 से लेके, ये सेक्शन 5 से लेके 53A तक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इस सेक्शन में जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण दोनों के बारे में बताया गया है, जंगम और स्थावर संपत्ति के बारे में। और इसमें 5 से लेके 37 तक तो ये बताया गया है, जंगम और स्थावर संपत्ति के बारे में बताया गया है। और जो 38 से लेके 53A तक बताया गया है स्थावर संपत्ति, केवल स्थावर संपत्ति के बारे में बताया गया है। तो पहले जो जनरल रूल दे रखे हैं, और 37 से 53A तक स्थावर संपत्ति के बारे में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका हम पहला सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 5, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा। संपत्ति अंतरण की डेफिनेशन दे रखी है। तो ये कह रहा है, आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, ठीक है, एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य करना समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा कि संपत्ति अंतरण किया गया है। तो इस सिंपल में बताती है, सिर्फ ये कह रहा है कि एक जीवित व्यक्ति से अन्य जीवित व्यक्ति को, ठीक है, अपने आप को भी किया जा सकता है संपत्ति के अंतरण, और सक्षम पक्षकार द्वारा वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति अंतरण की जा सकती है। कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय को भी अंतरण या उनके द्वारा अंतरण, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, संपत्ति अंतरण कहा जाएगा। संपत्ति का किसी को ट्रांसफर कहा जाएगा ये, ठीक है। अब हम आएंगे सेक्शन 6 पे।
सेक्शन 6 कह रहा है क्या अंतरण किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कहता है, इसे कई काफ़ी बार पूछा भी है कि क्या अंतरण क्या किया जा सकता है। तो कह रहे किसी भी किस्म की संपत्ति इस अधिनियम या किसी भी अन्य तस्मै प्रबद्ध विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय आंतरित की जा सकती है। तो ये कह रहा सारी संपत्तियां ट्रांसफर की जा सकती है, पर इसमें जो सेक्शन 6 में जो पॉइंट दे रखे हैं 10 पॉइंट है आई थिंक, तो ये दे रखे इनके अलावा। ठीक है, तो पहला कहता है, इसका पहला ये कह रहा है 6 का ये कह रहा है किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना कुल की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र आंतरित नहीं की जा सकती। तो ये सिंपल वे में ये कह रहा है कि वारिस या उत्तराधिकारी होने की संभावना क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेक्शन 6 का बी ये क्या कह रहा है, तो सेक्शन बी ये कह रहा है किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पूर्व पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को आंतरिक नहीं किया जा सकता। तो इसका सेक्शन 6 का भी कह रहा है किसी भूमि पर पुनः प्रवेश का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपको पुनः प्रवेश का अधिकार मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ट्रांसफर कर सकते, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका सी क्या कह रहा है, कोई भी सुकाचार अष्टाध्यायी स्थल से पृथकतः आंतरिक नहीं किया जा सकता। अब ये कह रहा है कि जैसे आपका घर है तो आप घर में बहुत सारे पेड़ हैं या कोई पेड़ है, धूप है, तो उसे क्या आप अलग ट्रांसफर करोगे, नहीं। तो ये कह रहा है कोई सुकाचार जो उस भूमि के स्वामित्व से अलग नहीं हो सकता, तो उसे अलग ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी होगी उसी के साथ ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब आ गए हम अब इसकी क्लॉज आ गए हम घ पे। तो ये कह रहा है संपत्ति में का ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है उसके द्वारा आंतरित नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है संपत्ति का कोई निजी हित है। ठीक है, अब जिसे खुद ही उपभोग के लिए अधिकार दिया गया है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर क्योंकि तुम्हें वो स्वामी तक ही निर्बंधित है तो उसे आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे कह रहा है भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी रीति में उद्भव प्रद्भुत व उदाहरित हो आंतरित नहीं किया जा सकता। कह रहा भावी भरण पोषण का अधिकार भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर आगे है बाल लाने का अधिकार मात्र आंतरित नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है केवल बाल लाने का अधिकार भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चाह में कह रहा है लोक पद आंतरित नहीं किया जा सका और ना लोक ऑफिसर या सम्मलम उसके देह होने से चाहे पूर्व या पश्चात आंतरित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है लोक पद या लोक ऑफिसर की पहचान, तो उसे भी क्या नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहा है लोक पद आंतरित नहीं किया जा सकता और ना लोक ऑफिसर का उसके देह होने से चाहे पूर्व या पश्चात आंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे है 6। तो 6 कहता है व्यक्तिगत जो सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक और सिविल पेंशन भोगियों के अनुज्ञात हों और राजनीतिक पेंशन आंतरित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये कह रहा है लोक सेवक सैनिकों की सैलरी, पेंशन, राजनीतिक पेंशन इन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। कह रहा है कोई भी अंतरण जो फर्स्ट जहां तक वह तदव द्वारा इस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा है प्राकृत के प्रतिकूल हो, या 2 जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 के अर्थ के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो, या 3 जो ऐसे व्यक्ति को जो आंतरित होने से विदित निर्बंधित तो नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है प्राकृत के प्रतिकूल हित या संविधान अधिनियम की धारा 23 के विरोध में कोई अंतरण है तो उसे भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहा है कोई प्राकृति के प्रतिकूल हित है या संविधान अधिनियम की धारा 23 के विरोध में है तो उसे भी क्या नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे झा क्या कह रहा है, ये लास्ट है। झा कह रहा है ये कह रहा है इस धारा की कोई भी बात अधिभोग या अनंतरणीय अधिकार रखने वाले किसी अविधारी को उस संपदा के फार्मर को जिस संपदा के लिए राजस्व देने में व्यक्तिपरक हुआ है या किसी प्रतिपाल अधिकरण के प्रबंध के अधीन किसी संपदा के पट्टेदार को ऐसे अविधारी फार्मर या पट्टेदार के नाते अपने हित का समनुदेशन करने के बारे में प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये लास्ट में ये कह रहा है कोई अधिभोग का अधिकार है जो आंतरिक ना हो, इस्तेमाल का अधिकार उसे क्या नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पे। सेक्शन
7 कह रहा है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति। तो ये कह रहा है अंतरण करने के लिए सक्षम कौन है? तो ये कह रहा है हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है और आंतरिक संपत्ति का हकदार है। तो ये कह रहा है एक मिनट, तो ये कह रहा है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति। तो ये कह रहा है हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है हो और अंतरिक संपत्ति के हकदार हो या अंतरिक संपत्ति के जो अपनी अपनी नहीं है बयान के लिए प्राधिकृत हो, कह सकता हो बयान जो ट्रांसफर के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतः या भागतः तथा ऐतिहासिक रूप से या सशर्त अन्य परिस्थितियों में उतनी विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्सम प्रबद्ध विधि द्वारा अनुज्ञात विहित हो करने के लिए सक्षम होगा। तो ये सेक्शन 7 सिंपल वे में ये कह रहा है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, ठीक है, वो ट्रांसफर कर सकता है, स्वच्छित और वयस्क हो और संपत्ति का स्वामी हो या उसे अंतर करने का अधिकार रखता हो, तो वो क्या कर सकता है? तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो उसे क्या समझा जाएगा? सक्षम समझा जाएगा। ठीक है, अब आ गए हम सेक्शन 8 पे। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 8 कह रहा है अंतरण का प्रभाव, जो ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी उसका क्या प्रभाव होगा? तो ये कह रहा है जब तक कि कोई भिन्न आशा अभिव्यक्त ना हो या आवश्यक रूप से विवक्षित ना हो, संपत्ति का अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के और उसके विधिक प्रसंगतियों में के उस समस्त हित का संक्रमण कर देता है जिसका संक्रमण करने के लिए अनंतरक तब समर्थक हो। ठीक है, तो ये कह रहा है संपत्ति के साथ उससे जुड़े सुख, हाँ, तो इसे कह रहा है जब तक कि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त ना हो, आवश्यक रूप से विवेचित ना हो, संपत्ति का अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के सारे हितों का कर दिया जाएगा। जो अगर ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी तो उसके सारे अधिकार हो गए जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें नीचे ये कह रहा है, नीचे कहता है ये ऐसी प्रसंगतियों के अंतर्गत आती है। तो कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो ये है एक मिनट, हाँ, तो ये कह रहा है हाँ ऐसे जहाँ की संपत्ति भूमि हो वहाँ उसमें उपावद्य सुखाचार अंतरण के पश्चात प्रोद्भावमान उसके भाटक और लाभ तथा भूभद्र सब चीजें। तो ये कह रहा है कि संपत्ति के साथ उससे जुड़े सुखाधिकार का भी अंतरण होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो प्रॉपर्टी बेच दी गई है उसके साथ जो सुखाधिकार आए हैं लगे हुए हैं वो भी उसके प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है मशीन के साथ उसके सभी भाग जो मशीन वगैरह हैं उनके सारे पुर्जे भी उसके साथ ही, भूबद्ध मशीन हो वहाँ उसके सारे जंगम भाग भी क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड में ये कह रहा है घर के साथ खिड़की दरवाजे ताले चाबियाँ। ठीक है, तो ये ऐसा जैसे आप किसी को घर दिया है तो हम क्या खिड़की या गेट वगैरह तोड़ के ले जाएंगे? नहीं ना, तो उसके साथ ही जाएंगे। तो ये कह रहा है और तो ये कह रहा है घर के साथ खिड़की दरवाजे ताले चाबियाँ आदि भी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 कह रहा है मौखिक अंतरण। ठीक है, ओरल ट्रांसफर का क्या है? तो ये कह रहा हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अव्यक्त अपेक्षित नहीं है संपत्ति का अंतरण लिखे बिना भी किया जा सकता है। तो ये सिंपल में ये कह रहा है यह संहिता में उपबंध नहीं है तो संपत्ति का अंतरण मौखिक अथवा बिना लिखे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि संहिता में उपबंध नहीं है तो संपत्ति का अंतरण मौखिक अर्थात बिना लिखे भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे सेक्शन देखेंगे। अब ये सेक्शन 10 है। तो ये सेक्शन 10 मैं सिंपल वे में पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये अंदर इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है। सेक्शन 10 कह रहा है अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसी कोई भी सभी शर्त जो अंतरण को रोकती हो शून्य होगी। ठीक है, और इसमें अंदर ही कह रहा है कि पट्टे को छोड़कर विवाहित स्त्री को छोड़कर पारिवारिक समझौतों को छोड़कर,
ठीक है। अगर इन चीज़ों को, ये चीज़ें शर्त लगा सकती हैं, पर इन चीज़ों को छोड़ के कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। तो ये कह रहा है, एक बार अंदर पढ़ देती हूँ। जहाँ की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन आंतरित की जाती है, कोई शर्त लगा के ट्रांसफर की गई है, जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में उनके हित को अलग करने में, बैनित करने में अत्यांतिक अवरुद्ध करती है, वहाँ उसी शर्त या मर्यादा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो ये कह रहा है कोई शर्त लगी हुई है, ऐसी कोई भी शर्त जो अंतरण को रोकती है, क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। पर इसके आगे कह रहा है सिवाय, सिवाय किसके, पट्टे को छोड़कर, विवाहित स्त्री को छोड़कर, पारिवारिक समझौते को छोड़कर। ठीक है। अगर इन चीज़ों के लिए शर्त लगाई गई तो मान्य है, अगर इन चीज़ों के अलावा लगाई गई तो वो शर्त हो जाएगी शून्य और ट्रांसफर हो जाएगा वैलिड। ये कह रहा है सेक्शन 10। ठीक है। देखो ये इसमें ये बता रखा है, एक मिनट। ठीक है, ये रखा। अब हम आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 कह रहा है, सेक्शन 11 कह रहा है श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। तो कह रहा है कोई श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंध है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जहाँ की संपत्ति के अंतर्गत पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यांतिक श्रेष्ठ किया गया है, किसी को हित श्रेष्ठ कर दिया गया है, किंतु अंतरण के निर्बंध निर्देश करते हो कि वह ऐसे हित का किसी विशिष्ट रीत से उपयोग या उपभोग करे, वहाँ वह ऐसे हित को ऐसे प्राप्त और वर्णित करने का हकदार होगा मानो वह ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं। अब किसी ने कोई ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, उस पर कोई शर्त लगा दी है कि उसके ऐसे यूज करोगे, वो करोगे, तो फिर वो क्या कह रहा है कि जो शर्त है, वो जो ट्रांसफ़र है वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो शर्त जो लगा दी है कि ऐसे आप उस चीज़ को उपभोग करोगे, तो वो शर्त अनवैलिड हो जाएगी। और नीचे पॉइंट ये दे रखा है कि जहाँ की ऐसा कोई निर्देश स्थावर संपत्ति के एक टुकड़े के बारे में, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी है, उसका एक भाग बेच दिया गया है, एक भाग उपयोग में लिया जा रहा है उस मालिक की, उस पुराने मालिक द्वारा, तो वहाँ पर वो शर्त लगा सकता है। ठीक है, कि आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करोगे। तो ये कह रहा है जहाँ की ऐसा कोई निर्देश स्थावर संपत्ति के एक टुकड़े के बारे में उस संपत्ति के दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया गया हो, वहाँ इस शर्त की कोई भी बात किसी ऐसे अधिकार पर जो अंतर्गत ऐसे निर्देश का प्रबंधन कराने के लिए रखता हो, या किसी ऐसे उपचार पर जो वह उसके भंग के बारे में रखता हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12 क्या कह रहा है, तो सेक्शन 12 कह रहा है दिवाले या प्रायतित अन्य संग्रहण पर हित का प्रवेशन बनाने वाली शर्तें। ठीक है, तो हम अंदर पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है जहाँ की इस शर्त या मर्यादा के अधीन संपत्ति अंतरण की जाती है, कोई शर्त लगा कोई संपत्ति ट्रांसफर की गई है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आरक्षित या दिया हुआ उस संपत्ति में के कोई भी हित उस व्यक्ति के दिवाला होने पर या उसके अंतरण या बैनित करने का प्रयास करने पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अंतरण या बैनित करने का प्रयास करने पर समाप्त हो जाएगा, वहाँ ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य होगी। तो ये कह रहा है कि कोई 12 में ये कह रहा है दिवाली या प्रायतित अन्य संग्रहण पर हित या प्रवेशन बनाने वाली शर्त है। तो ये अंदर ये कह रहा है कि पहला पॉइंट, यदि यह शर्त हो कि व्यक्ति के दिवालिया होने पर अंतरण शून्य होगा, वहाँ ऐसी शर्त शून्य है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी को तुमने ट्रांसफर किया कि मैं ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, पर क्या हुआ, आप आगे चल के दिवालिया हो गए, तो ये प्रॉपर्टी मुझे बैक मुझे आ जाएगी। अगर ये शर्त लगाता है कोई व्यक्ति, तो ये शर्त शून्य है। ठीक है, ये पहले पॉइंट में कह रहा है। अब जो नीचे पॉइंट दे रखा है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस धारा की कोई भी बात पट्टे में की किसी ऐसी शर्त को लागू न होगी जो पट्टाकर्ता या उसे व्युत्पन्न अधिकार दावा करने वाले के फायदे के लिए हो। अब ये कह रहा है कि जो अगर ये शर्त कहीं पट्टे पर लगाई जाती है कि मैं ये पट्टा तो कर रहा हूँ आपके लिए, पर आप बीच में कहीं दिवालिया हो जाते हैं, तो पट्टे वाली जो पट्टा है वो मुझे ही, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, तो ये पट्टे में ये शर्त वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, ऊपर ये कह रहा है कि अगर ये ट्रांसफर में ये शर्त लगाई गई तो वहाँ शर्त शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेक्शन। अब आ जाता है सेक्शन 13। ये एक्ट है छोटा, पर तब भी जैसे हम इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे। ठीक है, और सिंपल वे में करा देती हूँ। अब आ गए हम
13। तो ये कह रहा है अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतर। अजात मतलब अभी जो व्यक्ति है नहीं, प्रेजेंट में है नहीं, उस व्यक्ति के लिए फायदे के लिए ट्रांसफर है। ठीक है, तो ये कह रहा है जहाँ के संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्टि किसी पूर्वक हित के अधीन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में ही ना हो सृष्टि किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्टि हित प्रभावी न होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरण के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर ना हो। तो कह रहा है कोई अनबोर्न पर्सन है, जैसे मतलब जो अस्तित्व में है नहीं, उसके फायदे के लिए कोई ट्रांसफर किया जा रहा है, तब उसके बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति देने से पहले किसी जीवित व्यक्ति को उसके जीवन काल के लिए उस संपत्ति का पूर्ण हित देना होगा। वह जीवित व्यक्ति संपत्ति का उपयोग कर सकता है किंतु बेच नहीं सकता। सीधे अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति नहीं दी जा सकती। ये इसके पॉइंट है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है सेक्शन 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ठीक है, तो ये कह रहा है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। तो यार कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के लिए और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह सृष्टि मिलना हो अप्राप्तता के पश्चात प्रभावी होगा। तो ये कह रहा है कि अब आपने कोई ट्रांसफ़र किया, उसने कह दिया कि मेरे बेटे के बाद मेरे पोते के बाद मेरे परपोते के फिर उसके बाद परपोते, तो ये शाश्वत अंतरण है। तो ये कह रहा है ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा पॉइंट बता देती हूँ। ये कह रहा है कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी रोक कर हमेशा के लिए नहीं रख सकता। ठीक है, और कोई संपत्ति अंतरण की तारीख को एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल लिए आंतरिक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ऐसे रखेंगे तो प्रॉपर्टी को मतलब किसी एक की होकर रह जाएगी, इससे हमारे विकास में भी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से ये मना कर रखा है। अब इसमें मैं एक से डिफाइन करने के लिए एक क्लॉज वो बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन। तो ये कह रहा है ए अपनी संपत्ति को अपने पुत्र बी को जीवन भर के लिए, उसके बाद पौत्र सी को जीवन भर के लिए, उसके बाद प्रपौत्र डी को आंतरिक करता है। यदि सी की मृत्यु के समय डी जीवित नहीं है तो अंतरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं हम आगे। अब हम आगे देखते हैं ये 15 उस वर्ग को अंतरण जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं। तो ये कह रहा है कोई जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक ग्रुप है उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, उसमें से कुछ व्यक्ति 13 के अंतर्गत डिफॉल्ट हो गए और कुछ 14 के अंतर्गत डिफॉल्ट हो गए। तो ये कह रहा है कि पूरे ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कह रहा नहीं, जो सेक्शन 13 के अंतर्गत डिफॉल्ट हुए हैं और जो सेक्शन 14 के अंतर्गत डिफॉल्ट हुए हैं उन्हें छोड़ के अन्य और ग्रुप में लोग हैं उन्हें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे सेक्शन 16 है। तो ये सेक्शन 16 कहता है अंतरण का किसी पूर्व हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। तो ये कह रहा है कि कोई एक मिनट, तो ये कह रहा है अंतरण का किसी पूर्व हित का निष्फल पर प्रभावी होना, जहाँ की व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए सृष्टित धारा 13 14 में अंतर्वर्ण नियमों में से किसी अंतर के कारण ऐसे व्यक्तियों का ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है, वहाँ उसी संव्यार में श्रेष्ठ और उस ऐसे पूर्व हित का निष्फलता के पश्चात या पर प्रभावी होने के लिए आसहित कोई हित भी निष्फल हो जाता है। तो ये कह रहा है सेक्शन 16 के पूर्व जीवित जो इस पे प्रॉपर्टी जिसे पहले ट्रांसफर की जा रही है उसके लिए अंतरण शून्य हो गया है, तो उसके उपजीवी हैं जो उसके उत्तरजीवी हैं उनके लिए भी ट्रांसफर शून्य हो जाएगा। ये नहीं कि अगर प्रॉपर्टी ए को नहीं मिली तो उसके बच्चे बी को मिल जाएगी। अगर ए के लिए ही शून्य हो गया है अंतरण तो फिर उसके बच्चों को भी नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्शन 16 कह रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, ये कह रहा है
जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निर्बंध निर्दिष्ट करते हैं कि उस संपत्ति में उद्भूत आय अंतरण के जीवन काल से या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से। हाँ, तो ये कह रहा है कोई संचयन के, हाँ अच्छा इसे मैं सिंपल वे में बताती हूँ, ऐसे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा ये कह रहा है संचयन के लिए निर्देश। सेक्शन 17 कह रहा है संचयन के लिए निर्देश। तो ये अंदर ये कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचयन एकत्र कर सकता है, पर कब? अपने अंतरण अपने अपने अंतरक के जीवन से, मतलब कोई अंतरण किया उसके जीवन तक, ठीक है, या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष से अधिक संचित नहीं कर सकता। कोई अगर प्रॉपर्टी में कोई तुमने हित संचित कर रखा है तो कब तक कर सकते हैं? या तो वो अंतरक जीवित है तब तक के लिए, या ट्रांसफर हुआ उससे 18 साल तक के लिए, उससे ज़्यादा जो भी ज़्यादा हो उसके लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका नीचे है जो बताया गया है, तो ये कह रहा है परंतु ऋण उधार का संदाय करने के लिए अपने या संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति के बच्चों के लिए संपत्ति के रक्षण के लिए संचयन कर सकता है, ठीक है, कुछ पॉइंटों के लिए कर सकता है, ठीक है। कब तक कर सकता है? अंतरक के जीवन तक के लिए या 18 वर्ष तक के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें दे रखा है, इसमें दे भी रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है लोक के फायदे के लिए शाश्वत अंतरण। 14 में बताया गया था कि शाश्वत अंतरण के बारे में वहाँ बताया गया था, तो वहाँ कह दिया गया था, वहाँ कह दिया शास्त्रा के विरुद्ध नियम के बारे में बताया गया था, और 18 में बताया गया, वहाँ रोक दिया गया था। और 18 में क्या कहा गया? 18 में क्या है? लोक के फायदे के लिए शाश्वत अंतरण आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सेक्शन 18 कहता है। तो ये कह रहा है धारा 14, 16 और 17 के निर्बंधों में ऐसे संपत्ति अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे जो लोक के फायदे के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, वाणिज्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्षेम को या मानव जाति के लिए फायदा किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया है, तो वहाँ शाश्वत अंतरण क्या होगा? वैलिड माना जाएगा, ये कह रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा मैं डिफाइन कर देती हूँ। लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण, यह धारा 14, 16, 17 का अपवाद है। लोक लाभ जैसे धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, मानव कल्याण के लिए कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है या शाश्वत अंतरण कर सकता है, ठीक है, पर कब? लोक के फायदे के लिए, ऐसे ही। अब हम नीचे देखेंगे, अब आ जाते हैं 19 में। ये कह रहा है निहित हित क्या है? तो निहित हित है, तो कह रहा है जहाँ की किसी संपत्ति अंतर से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय विनिर्दिष्ट किया बिना जब से वह प्रभावी होगा, या शब्दों में यह विनिश्चित करने हुए कि यह तत्काल या किसी ऐसी घटना होने पर जो अवश्यभावी है प्रभावी होगा स्पष्ट किया जाता है, वहाँ जब तक कि अंतरण के निर्बंधों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, ऐसा हित निहित हित होगा। निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले आंतरिक की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं होगा। तो ये निहित हित के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है ऐसा हित जो किसी घटना के घटित होने पर व्यक्ति में निहित हो जाए। कोई हित है किसी व्यक्ति में निहित हो गया, घटना अवसंभावी होनी चाहिए, अर्थात जरूर घटित होने वाली हो। घटना के घटित होते ही अंतरण पूर्ण हो जाएगा। कोई घटना घटित होगी तो अंतरण क्या हो गया? पूर्ण हो गया। घटना निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसे प्रॉपर्टी 18 साल पर उसका मतलब कोई व्यक्ति है उसका कोई व्यक्ति है अजात व्यक्ति है तो उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो हो गया उसके जन्म पे ही, ठीक है, हकदार हो गया। पर निहित हित उसका कब हो जाएगा? जब वो जन्म लेगा उसी टाइम निहित हित उसका बन जाता है। पर उससे अधिकार कब मिल जाता है? जब वो 18 या 21 साल का हो जाता है। तो ये वही बता रहा है। अब इसका नीचे पॉइंट कह रहा है निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरित की मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं हो जाता, ठीक है। अब हम नीचे पढ़ते हैं। इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, इतनी टिपिकल नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 20। अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो निहित हित ऊपर बता दिया। अब ये बता रहा है 20 कि अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है। तो कह रहा है जहाँ की संपत्ति अंतरण से जब
उस संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट किया गया है जो उस समय अजात है, वहाँ जब तक कि अंतरण के निबंधन से कोई तत्काल आशय प्रतीत न हो, तो वह जन्म अपना जन्म होने पर निहित हित अर्जित कर लेगा, यद्यपि उसे यह हक न हो कि वह अपने जन्म से ही उसका उपभोग करने लगे। तो निहित हित कब तक हो जाएगा कि जन्म के समय से ही हो जाएगा। कोई अजात व्यक्ति है, उसका वो जन्म लेगा, तभी से उसके फायदे के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है अगर, तो वो जन्म लेगा, जन्म के समय ही वो उसका निहित हित हो जाएगा। ये कह रहा है ये सेक्शन 20। अब आ जाते हैं 21। 21 कहता है समासित हित। तो समासित हित क्या है? तो ये कह रहा है जहाँ की संपत्ति अंतरण से, एक मिनट, हाँ, ये कह रहा है समासित हित जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही, अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति तदव द्वारा उस संपत्ति में समासित हित अर्जित करता है। ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर और पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना संभव हो जाने पर निहित हित हो जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा हित जो किसी घटना के घटित होने पर व्यक्ति में निहित हो जाए, निहित हो जाए, घटना अवश्यंभावी होनी चाहिए, मतलब असंभावी होनी चाहिए, अर्थात जरूर घटित होने वाली हो, घटना के घटित होने की होते ही अंतरण पूर्ण हो जाएगा। घटना, एक मिनट सॉरी, इसे हम दोबारा एक बार देखते हैं। 21 समासित हित। तो ये कह रहा है कि समासित, इसमें घटना अनिश्चित होती है, इसमें घटना अनिश्चित होती है। और इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है घटना घटित होते ही अंतरण प्रभावी हो जाएगा। कोई घटना है, कोई घटना पे ही किए गए तो वो घटना घटित हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? अंतरण प्रभावी हो जाएगा। यह संपत्ति अंतरण उस अनिश्चित घटना पर ही आश्रित है। जैसे कोई शर्त लगाई गई है, जैसे मैं एक स्पष्टीकरण पढ़ के बताती हूँ, एक मिनट। तो ये कह रहा है जैसे कोई घटना, जैसे समासित हित में ये है कि कोई तुमने घटना लगा दी कि ये ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, तो मैं ये प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। और घटना अनिश्चित है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो घटना हो गई तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाएगा, और नहीं हुई तो वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल यही कह रहा है, यही होता है समासित हित, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 22 पे। 22 में है किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का अंतराल जो विशिष्ट आयु को प्राप्त करें। तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 23 में अंतराल जो बिना अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। और ये 24 है निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को अंतराल जो अनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हो। अब हम आ जाते हैं 25, ये पूछा जाता है सशत अंतरण। सशत अंतरण क्या है? तो ये कह रहा है संपत्ति अंतरण से सृष्ट और संपत्ति अंतरण से सृष्ट और किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति संभव हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी कृत्य की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि के प्रबंधों को विफल कर देगी या कपट को, या ऐसी हो जिनमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षत अंतर्गत या अंतर्निहित हो, या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो। तो ये कह रहा है सशक्त अंतरण क्या है कि यदि संपत्ति अंतरण के लिए कोई विधि विरुद्ध या कपटपूर्ण या प्राकृतिक के विरुद्ध शर्त लगा दी जाती है तो अंतरण शून्य होगा, ठीक है। और कोई शर्त लगा दी गई है तो इसमें एक हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यारा ए को बी को ए कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, तो पट्टा क्या है? शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अवैध है, ठीक है, ये शर्त ही गलत है। अब ये बी वाला देखते हैं तो बी में कह रहा है बी को ए 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह ए की पुत्री सी से विवाह करे। अंतरण की तारीख पर सी की मृत्यु हो चुकी है, तो अंतरण क्या है? शून्य हो जाएगा। मतलब 24 में ये कह रहा है सशर्त अंतरण, अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हें कोई शर्त लगा कर ट्रांसफर की गई है तो पहले आपको शर्त का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर आपने कोई गलत शर्त लगाई है तो फिर वो शर्त अगर गलत है तो फिर पट्टा या प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंतरण भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है।
वैलिड शर्त लगानी चाहिए, मतलब ये है। अब आ जाओ 24, पूर्वभावी शर्त की पूर्ति। 24 में कह रहा है, तो कह रहा है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण के निर्बंध कोई ऐसी शर्त आरोपित करते हैं जो उससे पहले कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति में हित प्राप्त कर सके पूरी की जानी हो, वहाँ यदि उस शर्त का सारतः अनुपालन कर दिया गया है तो यह समझा जाए कि उसकी पूर्ति कर दी गई है। तो ये कह रहा है जैसे कोई प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र की गई है और ये कह दिया गया है कि आप ये वाली शर्त पूरी करें, उसके बाद ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा आपको, तो पहले आपको शर्त का पालन करना पड़ेगा। अगर आप शर्त पूरी कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी, अगर शर्त आप पूरी कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है ए 5,000 रुपये बी को इस शर्त पर आंतरित करता है कि वह सी के वह ग घ और डा की संपत्ति से विवाह करेगा, सहमति से विवाह करेगा। डा की मृत्यु हो जाती है, ग घा की सहमति से ख विवाह करता है। यह समझा जाएगा कि बी, यह समझा जाएगा कि खा ने शर्त पूरी कर दी है। ठीक है, चलो ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। मतलब ये सिंपल ये कह रहा है कि पूर्वभावी शर्त की पूर्ति का मतलब ये है, कोई प्रॉपर्टी है जो आपको ट्रांसफर शर्त लगा के ट्रांसफर की गई है तो पहले आपको शर्त का पालन करना पड़ेगा। पूर्वभावी शर्त का मतलब ये है पहले आप शर्त का पालन करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सिंपल वे में ये है, और शर्त तो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा भी है। ठीक है, अब आ गए हम 27 कह रहा है एक व्यक्ति को सतत अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। ये ज़्यादा नहीं पूछता है क्या ये 27? हाँ, थोड़ा सा नहीं इम्पोर्टेंट है ये, इसे मैं बता देती हूँ। हाँ नहीं सॉरी दोस्तों, मैं 26 का थोड़ा भूल गई। 26 में एक चीज़ और है, 2-4 पॉइंट। प्रभावी शर्त की पूर्ति, इसमें इसे 2-3 नाम दिए गए हैं, तो इसे साइप्रस सिद्धांत भी कहते हैं, यथासमय का सिद्धांत भी कहते हैं। ये 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे साइप्रस सिद्धांत भी कहते हैं और यथासमीप्य का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 27 कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति के सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल हो जाने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा, तो इसे इसे त्वरिताप्ति का सिद्धांत या प्रशीघ्रता का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत 27 बहुत पूछा जाता है, त्वरिता का सिद्धांत और प्रशीघ्रता का सिद्धांत, इसे इस नाम से भी जानते हैं। तो इसे अंदर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है जहाँ के संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में स्पष्ट किया जाता है और उसी व्यवहार द्वारा उसी हित का कोई अंतरण व्यवहार उस अंतरण के अधीन पूर्विक व्ययन के निष्फल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है, वहाँ पूर्विक व्ययन के निष्फल पर परतः व्ययन प्रभावी हो जाएगा यदि वह निष्फल अंतर द्वारा अनुध्यात प्रकार से न हुई हो। तो ये कह रहा है कि कोई शर्त कोई ये कहा गया है आपसे कि ये आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, अगर आप ये वाली शर्त पूरी नहीं करेंगे तो ये बी को प्रॉपर्टी चली जाएगी, और आपने वो शर्त, आपने जो कंडीशन लगाई वो आपने फुलफिल नहीं की तो क्या है, वो बी को चली जाएगी। ये कह रहा है, इसे मैं डिफाइन करती हूँ। यदि संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति को किया जाता है, उसी सम्मान में उसी संपत्ति का एक और अंतरण किया जाता है जो पहले अंतरण के निष्फल होने पर प्रभावी होगा। मतलब पहला अंतरण निष्फल हो गया तो पहला अंतरण निष्फल होने पर संपत्ति दूसरे अंतरण वाले व्यक्ति के पास चली जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, अब इसका परंतु देख, इसमें थोड़ा दे रखा है वो देख लेते हैं। यदि पहला अंतरण के निष्फल होने के लिए कोई शर्त रख दी गई है तो उसी शर्त के अनुसार निष्फल होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले जो शर्त लगाई अगर वो शर्त आपने पूरी नहीं कर पाई तो ये प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए इस शर्त पर संपत्ति का अंतरण करता है कि बी ए की मृत्यु के बाद 3 माह में उस संपत्ति का पट्टा कर देगा, यदि नहीं करेगा तो सी को 500 रुपये देगा। ए के जीवन काल में बी मर जाता है, सी के पक्ष में अंतरण प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी तो मर गया तो क्या होगा, सी के पक्ष में प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम सेक्शन 28 ज़्यादा पूछता नहीं है, 29 देख लेते हैं। उत्तर भावी शर्त की पूर्ति। तो ये कह रहा है उत्तर भावी शर्त की पूर्ति पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अनुध्यात किस्म का प्रत्यक्ष व्यय प्रभावी नहीं हो सकता है जब तक कि शर्त की पूर्ति यथावत नहीं हो जाती। तो ये कह रहा है
धारा 27 और 28 में परतंत्र अंतरण तभी प्रभावी होगा जब शर्त की पूर्ति उसी तरीके से हो जाए जिस तरीके से कहा गया है। ठीक है, कि अगर शर्त की जो पूर्ति है वो कैसे हो जाए, जिस तरह से बताई गई है उसी तरीके से हो जाए, तब माना जाएगा। ठीक है, 29। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा आपको समझ आ जाए। एक मिनट, मैं इसे एक बार और देखती हूँ। हाँ, इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो इससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ए 500 रुपये बी को उसके प्राप्तव्य होने या विवाह होने पर उसे दिए जाने के लिए उस उपबंध के साथ आंतरित करता है। कौन करता है? ए बी को, कि यदि बी अप्राप्त ही मर जाए या सी की सहमति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपये घा को मिलेंगे। तो ये कह रहा है या तो वो बी मर जाए या सी की सहमति के बिना विवाह कर ले तो 500 रुपये किसे मिलेंगे? घा को। और बी केवल 17 वर्ष की आयु में और ग की सहमति के बिना विवाह कर लेता है तो क्या होगा? घा का अंतर प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर शर्त का पालन नहीं किया, तो ट्रांसफर किसे चले जाएगा? घा को चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 क्या कह रहा है? पूर्विक बहन का प्रत्यक्ष बहन का अधिविभाग द्वारा प्रभावी न होना। ये ज़्यादा नहीं पूछता। 31 भी नहीं पूछता। अब हम 35 पे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये 35 काफ़ी बड़ा करके दे रखा है, मैं इसे, हाँ, इसे कहते हैं चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं 35 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहते हैं निर्वाचन कब आवश्यक है, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, हम कह रहे हैं इसे अंदर पढ़ते हैं। जहाँ की कोई शर्त, जहाँ की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति आंतरित करने की प्रवंचना करता है जिसे अंतरित करने को उसे कोई अधिकार नहीं है और उसी सम्यार के भागरूप कोई फायदा उस संपत्ति को स्वामी को अंतरित करता है, वहाँ ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतरण का पुष्ट करे या उससे विस्मत हो या पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा और उस प्रकार प्रदत्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे प्रवृत्त हो जाएगा मानो वह बेरंद ही नहीं हुआ था तथा वे। अब मैं इसे और पढ़ती हूँ, इसे मैं सिंपल वे में बता दूँ कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा निर्वाचन का सिद्धांत। तो ये कह रहा है यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे संपत्ति के अंतरण का अधिकार ना हो, कोई व्यक्ति है जिसे प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का अधिकार नहीं है, प्रबंध झूठ बोलकर किसी संपत्ति का अंतरण करता है तथा उसी सम्मान में संपत्ति को मालिक को कोई फायदा प्रदान करता है, मतलब उसने ट्रांसफर करता है, प्रबंधना किसी संपत्ति को अंतरण करता है तथा उसी सम्मान में संपत्ति को मालिक को कोई फायदा प्रदान करता है। कि फायदा कहता है कि भैया आपकी ये प्रॉपर्टी में बेचवा रहा हूँ तो आपको मैं ये फायदा दूंगा। तो संपत्ति के मालिक को निर्वाचन करने का अधिकार है कि वह या तो अंतरण को पुष्ट कर सकता है या अंतरण से मना कर सकता है। यदि अंतरण के लिए मना करता है तो उसे फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो वो उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है पर वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, पर वो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कहता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आप अगर बेच देंगे मेरे कहने पे इसको तो मैं आपको ये फ़ायदा दिलवाऊंगा। ठीक है, अगर तो वो जो मालिक होगा वो या तो ये कहेगा कि मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा या उसे चुनाव करना होगा कि मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। अगर वो प्रॉपर्टी कहता है कि हाँ मैं बेच दूंगा तो उसे फिर वो फ़ायदा प्राप्त होगा, और अगर वो मना कर देता है तो उसे फ़ायदा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है 35। अब इसके नीचे दे रखा है जहाँ की अंतरण अनुग्रहित है और जहाँ अंतरण निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है, और उन सब दशाओं में जिसमें अंतरण प्रतिफलार्थ है, निराश अंतरित को प्रतिफल की रकम या उस संपत्ति के जिसे उसको आंतरित किए जाने का प्रयत्न किया गया था मूल को चुका देने के भार के अध्ययन ही वह फायदा प्रवर्तित होगा। अब जिस व्यक्ति से तुमने पैसा लिया है कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दिलवाऊंगा और वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है मालिक, तो उसे क्या करेंगे? तो आप उसका जो आपने उससे फ़ायदा लिया वो उससे फ़ायदा आप वापस करेंगे। ठीक है, अब इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा। ये कह रहा है
ठीक है। तो एक संपत्ति जिसकी कीमत 800 रुपये है, कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 800 रुपये है, वह ए की है, बी उसे दान की लिखित द्वारा प्रवंचना करके सी को देता है। ठीक है, उस क्या कर रहा है, वो सी को दे रहा है। ठीक है, हाँ, सी को देता है, देना चाहता है, तथा उसी लिखित द्वारा ए को 1000 रुपये देने की बात करता है, और उसने ए को क्या 1000 रुपये देने की बात करी कि मैं 1000 रुपये आपको फ़ायदा दूंगा। अब यहाँ या तो ए अंतरक को मान्य करके 1000 रुपये का फ़ायदा ले सकता है, या अंतरक को मना कर सकता है, तो उसे फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। सिंपल है। इसमें एक केस और है, कपूर बनाम कपूर, चुनाव के सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो, आप उसे देख लेना। हाँ, ये चुनाव के सिद्धांत में सिर्फ इतना कह रहा है, कोई, मैं सिंपल वे में एक बार डिफाइन करती हूँ। इसमें ये कह रहा है कि कोई ए व्यक्ति है, उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोई बी व्यक्ति है, वो उस प्रॉपर्टी को बेचने की कहता है कि सी से कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, अब वो ए से परमिशन लेता है कि क्या जो मालिक है कि आप ये प्रॉपर्टी को बेचेंगे, अगर आप बेचेंगे तो मैं आपको ये फ़ायदा दूंगा। ठीक है, तो अगर वो उसे उसका मन है कि अगर उसकी इच्छा है तो वो कह देगा हाँ मैं ये प्रॉपर्टी को बेचूंगा, वरना क्या करेगा, वो मना कर देगा। ठीक है, अगर उसने मना कर दिया है और आप और बी ने जो सी से फ़ायदा लिया है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको दिलवाऊंगा, तो वो फ़ायदा उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही कह रहा है ये, इसे चुनाव का सिद्धांत कहते हैं। अब सेक्शन है 36, हकदार व्यक्ति के हित के प्रवेशन पर कालिक समुदाय का प्रवाजन, ये ज़्यादा नहीं पूछता। विभाजन पर बाध्यताओं के फायदे का प्रवाजन नहीं, ये 36 और 37, एक मिनट इसे देख लेते हैं 36 को। 36 के ये जो दे रखा है, इसे प्रवाजन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रवाजन का सिद्धांत भी कहते हैं, इस वाले सेक्शन को, ये पूछा भी गया है। तो ये कह रहा है हकदार व्यक्ति के हित के प्रवेशन पर कालिक समुदायों का प्रवाजन, तो ये कह रहा है तत्व प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में जब भाटक, वार्षिकियाँ, पेंशन, लाभांश और अन्य कालिक समुदाय जो आय की प्रकृति के हैं, ऐसे समुदायों को पाने के लिए हकदार व्यक्ति के हित के अंतरण पर जहाँ तक अंतरक और अंतर्ति के बीच का संबंध है, दिन प्रतिदिन प्रभाव और तत्प्रतिकूल प्रभाजित, किंतु वे उनके समुदाय का नियत देनों का संदेह समझे जाएंगे। तो अब इसे मैं इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ, इसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, ये कह रहा है कि जैसे ए ने अपना मकान बी को 1000 रुपये मासिक किराए पर दिया है, ए ने अपना मकान बी को दिया 1000 रुपये महीने के किराए पे। ठीक है, यह किराया प्रत्येक महीने की पहली तारीख को दे था। ठीक है, ए ने उक्त मकान सा को 20 तारीख को बेच दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, ए ने अपना मकान 20 तारीख को बेच दिया है। इस मामले में ए द्वारा दे किराया, अब ए किराया देगा, 1000 रुपये का अंतर एवं अंतरिधि के मध्य प्रवाजन का सिद्धांत लगेगा। ठीक है, तो 19 तारीख तक का किराया लेने का हकदार है और उसके बाद उसका किराया लेने का हकदार नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन ये कह रहा है कि जैसे ए की कोई प्रॉपर्टी है और ए ने बी को वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है। ठीक है, और किराए पे दे रखी है, उस किराए को 15 तारीख को वो किराया लेता है। अब उसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी 1 तारीख को सी को बेच दी है। तो अब 1 तारीख नहीं, 15 तारीख को, 30 तारीख को, जो अगली आगे की 30 तारीख आएगी, उस 30 तारीख को उसने किसी पर्सन को बेच दी है। सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, अब मैं बताती हूँ। ये कह रहा है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए की प्रॉपर्टी है और बी को उसने किराए पे दे रखा है। बी उस प्रॉपर्टी को, उसको 30 तारीख को किराया देता है। ठीक है, 1 तारीख को महीना हो जाता है तो वो 30 तारीख को किराया देता है। तो अब क्या होगा, अब उसने प्रॉपर्टी 15 तारीख को किसी को बेच दी, तो अब क्या होगा, अब जो वो किराया देगा ना, तो 15 दिन का ए को मिलेगा और 15 दिन का सी को मिलेगा। इसे कहते हैं प्रभाजन का सिद्धांत। ठीक है, अब जिस दिन से उसकी प्रॉपर्टी हुई तो उस दिन से किराया वो लेगा, उससे पहले का ये लेगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रभाजन का सिद्धांत। अब आ जाते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी पूछा भी गया है।
अब हम आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं 37। ये कहता है विभाजन पर बाध्यताओं के फायदे का प्रभाजन। ठीक है, तो ये कहा, ये इसे कहते हैं अंशदान का सिद्धांत। ये भी काफ़ी पूछा गया, अंशदान का सिद्धांत। तो सिंपल वे में इसे मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कोई प्रॉपर्टी है जिसमें 3 लोग हैं, तो कोई प्रॉपर्टी जैसे हजार कोई प्रॉपर्टी जैसे 100 रुपए की है, उसमें 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो उसमें से एक ने दिए 50 रुपए, और जो 2 लोग हैं उन्होंने दिए 25-25 रुपए। तो अब ये प्रॉपर्टी बेचेगा या कोई फायदा लेगा, तो जो उसने 50 रुपए लिए हैं वो 50 रुपए का फ़ायदा लेगा, और जो 25 लिए तो वो उस 25 के हिस्से का फ़ायदा लेगा। तो इसे प्रतिशत में देंगे कि कितना प्रतिशत किसका लगा हुआ है पैसा, उसी प्रतिशत के हिसाब से उसे फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं अंशदान का सिद्धांत। जितना आपका अंश है उतना आप फ़ायदा लेंगे। ठीक है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी आप देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी गांव में स्थित ऐसा गृह जो डाको 30 रुपए और एक मोटी भेड़ के परिधान में के वार्षिक वाटक पर पट्टे पर दिया हुआ है। ठीक है, बी सी और डी को बेचता है। अब क्या हो गया, अब उसने ए ने बी सी और डी को बेच दिया है। क्रय मूल्य का बी ने आधा रुपया और सी और घ में से हर एक ने 1/4 दिया है, तो डा को उसकी सूचना है, अतः वह 15 रुपये बी को, 7.5 रुपये सी को और 7.5 रुपये घा को देगा, और भेड़ का प्रदान बी सी और डी के संयुक्त निर्देशन के अनुसार करेगा। तो ये कह रहा है कि जितना जितना जिसका जितना जितना हिस्सा है उसी हिसाब के प्रतिशत के हिसाब से वो फायदा लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, और इसे कहते हैं प्रभाजन का सिद्धांत। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। नहीं, 36 है प्रभाजन का सिद्धांत, और 37 है अंशदान का सिद्धांत, कि जितना प्रतिशत आपने लगाया उसी प्रतिशत के हिसाब से आप फायदा लेंगे। और प्रभाजन के सिद्धांत का मतलब है अगर जितना आपका हिस्सा है उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम 36 को। ये 36 कह रहा है, इसे प्रभाजन का सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे कोई तुमने मकान है, जैसे किराए पे ले रखा है। ठीक है, और अब मकान किराए पे रखा है और आप किराए पे रह रहे हैं, और जो मकान मालिक है उसने बीच में ही किसी दूसरे को बेच दिया है, आप तब भी उस किराए पे रह रहे हैं। तो ये कह रहा है 36 के जिस दिन उसने बेचा है उससे पहले का किराया तो पहले वाला मकान मालिक लेगा, और बेच देने के बाद जो दूसरा मकान मालिक बन गया है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, वो लेगा किराया। ये कह रहा है 36। 37 ये कह रहा है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है, अब उसमें क्या है कि किसी ने जैसे 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो एक ने दिया है 50 रुपए, और एक का लगाया 50 रुपए, एक का लगाया 25, दो लोगों का लगाया 25 एक का, और 25 एक का, एक ने दिया है 50। तो जब उसका लाभ मिलेगा तो 50 वाले को 50 रुपए तक का 50 का मिलेगा, और जो 25 वाले हैं उन्हें 25 तक का मिलेगा। ये कह रहा है 37, और इसे कहते हैं अंशदान के सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं आगे के सेक्शन। तो आगे का सेक्शन है 38 कह रहा है कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अंतरण। कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण मतलब ट्रांसफर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अंतरण। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि विशेष परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण आवश्यक है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें संपत्ति का अंतरण आवश्यक है, तो ऐसा माना जाएगा कि ऐसा परिस्थितियां विद्यमान थीं यदि खरीदने वाले ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब हम आ जाते हैं 41 पे। 41 काफ़ी पूछा जाता है। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। तो ये कह रहा है जहाँ की स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त या विविचित सहमति से कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का सदृश्य स्वामी है और उस प्रतिफलार्थ आंतरिक करता है, वहाँ अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरिक वैसा करने के लिए प्राधिकरण नहीं था,
परंतु यह तब जबकि अंतरिति ने यह अविनिश्चित करने के लिए कि अंतरक करने की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया है। तो ये 41 कह रहा है, दृश्यमान स्वामी अर्थात जो आमतौर पर संपत्ति का स्वामी दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, मतलब कब्जा तो उसका है पर प्रॉपर्टी किसी की है, किसी और की है। जैसे किसी और के नाम में ले देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, पैसा तो किसी और का है पर क्या कर दिया उसने, दूसरे को किसी के नाम में ले दी है, ठीक है, वो है। तो कह रहा है यदि किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण किसी दृश्यमान स्वामी द्वारा किया जाता है, अंतरण प्रतिफल के लिए किया गया होता है। एक मिनट, हाँ तो हम कहाँ थे, दृश्यमान स्वामी देख रहे थे, है ना। तो ये कह रहा है कि दृश्यमान स्वामी क्या है, तो इसे मैं दोबारा देख लेती हूँ, थोड़ा मुझे बीच में चली गई थी, सॉरी उसके लिए। तो ये कह रहा है दृश्यमान स्वामी अर्थात जो आमतौर पर संपत्ति का स्वामी दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। यदि किसी स्थापित संपत्ति का अंतरण किसी दृश्यमान स्वामी द्वारा किया जाता है, अंतरण प्रतिफल के लिए किया गया हो, अंतरिति खरीदने वाला, जो अंतरिति है जो खरीदने वाला होता है उसे अंतरिति कहते हैं, अंतरिति ने सावधानी से सद्भावना पूर्वक कार्य किया हो, तो अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरक दृश्यमान स्वामी को अंतरण का अधिकार नहीं था। मतलब अगर जो दृश्यमान स्वामी है अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वह ट्रांसफर करने के लिए हितबद्ध नहीं था, ठीक है। तो ये कह रहा है अर्थात अंतरण क्या होगा, वैध हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम आगे देखेंगे, तो आगे देखेंगे हम सेक्शन 44, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे 44 है सहस्वामी द्वारा अंतरण, मतलब सहस्वामी मतलब दो स्वामी हैं, दो या तीन हैं तो उसे कहते हैं सहस्वामी अंतरण। या तो इसे कह रहे हैं जहाँ की स्थावर संपत्ति को के दो या अधिक सहस्वामी में से एक जो ऐसा करने के लिए वैध रूप से सक्षम है, ऐसी संपत्ति में का अपना अंश या कोई हित आंतरित करता है, वहाँ अंतरित ऐसे अंश या हित के बारे में और जहाँ तक उस अंतर को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हो, संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखने का या संपत्ति का अन्य सामान्य या भागिक उपभोग करने का और उस संपत्ति का विभाजन कराने का अंतरक का अधिकार अर्जित करता है, जो ऐसे अंतरित अंश या हित पर अंतरक की तारीख को प्रभाव डालने वाली शर्तों का दायित्वधीन हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक मिनट में इसे डिफाइन करती हूँ। सहस्वामी अंतरण ये कह रहा है कि यदि किसी स्थावर संपत्ति के दो या अधिक स्वामियों में से एक अपने हिस्से का अंतरण करता है, तो उस हिस्से को लेने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का उपभोग, कब्जा, बंटवारा उसी प्रकार कर सकता है जैसे बेचने वाला स्वामी करता है, अतः वह उस सहस्वामी की जगह स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 4 लोग थे, 4 लोगों में से क्या हुआ, तीन लोग थे, उन्होंने तो अपना प्रॉपर्टी बेचा नहीं, पर जो चौथा था उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया। अब चौथे पर्सन के स्थान पे कोई दूसरा जो जिसने खरीदी है वो आ जाएगा उसी स्थान पर और वो उतने ही बात का हकदार होगा। बस ये कह रहा है सहस्वामी के बारे में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है 45 प्रतिफल के लिए संयुक्त अंतरण, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछता। अब 46 है सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलात अंतरण, ये भी ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। अब है सामान्य संपत्तियों में के अंश का सहस्वामी द्वारा अंतरण। 47 48 है अंतरण द्वारा शेष अधिकारियों की पूर्वकता। 49 पूछता है थोड़ा, हम 49 देखते हैं। ये कह रहा है बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरित का अधिकार। तो ये कह रहा है यदि किसी संपत्ति का अग्नि से होने वाली हानि के लिए बीमा है, तो यदि संपत्ति को कोई हानि अग्नि से होती है तथा अंतरक को बीमे का धन प्राप्त होता है, तो वह संपत्ति को सुधारने में उतना धन खर्च करेगा जितना संपत्ति को पुरानी दशा में लाने के लिए आवश्यक, ठीक है। इसे एक बार अंदर पढ़ देती हूँ।
जहाँ की स्थावर संपत्ति का प्रतिफल अंतरण की जाती है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ठीक है, और उस अंतरण की तारीख को ऐसी संपत्ति का उसका कोई भाग हानि या नुकसान के लिए जो अन्यों से हो बीमाकृत है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसका अग्नि अग्नि बीमा है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है, वो हुआ क्या, ट्रांसफर के बाद उस प्रॉपर्टी में लग गई आग, ठीक है, तो अब जो पैसा मिलेगा तो वो पैसा उस प्रॉपर्टी को ठीक करने में लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का बीमा है, तो वो प्रॉपर्टी का बीमा जिसके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का उस बीमे का लाभ उसको मिलेगा जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ठीक है, ये कह रहा है ये। अब आ जाते हैं हम 50 सेक्शन 50 पे, ये बहुत पूछता है, तो ये कह रहा है सद्भावना पूर्वक गलत व्यक्ति को दिया गया वाटक, ठीक है, तो ये कह रहा है त्रुटिपूर्ण हक के अधीन धारकों को सद्भावना पूर्वक दिया गया वाटक, तो ये कह रहा है, मैं इसे सिंपल वे में बता देती हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को भाटक किराए पर देता है तथा किराएदार को सूचना दिए बिना वह संपत्ति को बेच देता है तो किराएदार सद्भावना पूर्वक दिए गए भाटक के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आप अब मालिक नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपको उसने पैसा दिया है, तो जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली है आप उसको उस किराए का पैसा उसे दे देंगे, ठीक है, तो ये 50 कह रहा है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, हमें इसका इलस्ट्रेशन पढ़ देते हैं। बी को ए एक खेत 50 रुपए भाटक पर देता है और फिर खेत सी को अंतरित करता है। बी अंतरण की कोई सूचना न रखते हुए सद्भावना पूर्वक ए को भाटक दे देता है, मतलब ए को उसने किराया दे दिया। बी उस प्रकार दिए गए भाटक पर प्रभार नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि अब भैया उसने गलती से दे दिया है तो आप ये क्या करेगा, जो पहला जो मालिक था वो क्या करेगा, जो अब जिसे प्रॉपर्टी बेच दी अब वो मालिक हो गया तो उसे वो पैसे दे देगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किराएदार दोबारा पैसे देगा, नहीं, वही पैसे दूसरे वाले मालिक को दे दिए जाएंगे। अब इसमें हम आते हैं 51 कह रहा है, 51 हो गया। अब ये अभिवृद्धि के बारे में बताता है, तो 51 कह रहा है त्रुटिपूर्ण हकों के अधीन सद्भावना पूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धि। तो इसमें ये कह रहा है यदि कोई स्थावर संपत्ति का अंतरिति उस संपत्ति में कोई वृद्धि सद्भावना पूर्वक कर रहा है, कोई मतलब कोई उसने उसमें काम करा लिया है प्रॉपर्टी में, तो क्या कह रहा है, अगर उसने कोई अभिवृद्धि सद्भावना पूर्वक करता है तथा उसे किसी बेहतर हक वाले व्यक्ति द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो वह अंतरिति अपनी की हुई वृद्धि को या उसका मूल्य पाने का अधिकार होगा। यदि अंतरिति ने कोई फसल बो रखी है तो बेदखल होने पर वह उसे लेने का हकदार होगा। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसने किसी ने किराए पर रखा है किसी को, ठीक है, और उसने सोचा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ हम अभिवृद्धि कर लेते हैं, मतलब कोई काम करा लिया उसने, जैसे कि रूम था, रूम में प्लास्टर वगैरह करा लिया, अब उसे क्या हुआ, उसे निकाल दिया गया किसी कोई और व्यक्ति द्वारा, ठीक है, निकाल दिया गया। तो अब क्या, जो उसने पैसा लगाया है, ठीक है, उसने जो पैसा लगाया है जो उसका मरम्मत करने में, वो पैसा उसे वापस किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ही एक और नीचे पॉइंट कहा गया है कि अगर कोई खेत है, ठीक है, और अगर यदि अंतरिम ने कोई फसल बो रखी है तो बेदखल होने पर वह उसे लेने का हकदार होगा। जो उसने फसल बो रखी है वो फसल काट लेगा, उसके बाद ही उसे बेदखल किया जाएगा। ये नहीं कि आप फसल खड़ी है और उसे बेदखल कर दो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 52 जिसे कहते हैं लंबित बाद का सिद्धांत भी कहते हैं 52 को। ये है लिस्पेंडेंस लंबित बाद का सिद्धांत। इसे संपत्ति संबंधी बाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण, ठीक है, कह रहा है। तो इसे हम पढ़ते हैं, इसे मैं अपने नोट से कराती हूँ क्लियर। तो ये कह रहा है बाद के लंबित में किसी नई कार्रवाई का प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। तो कह रहा है कोई प्रॉपर्टी पे कोई केस है वो चल रहा है,
तो अब क्या है, यदि दो व्यक्तियों के बीच किसी स्थावर संपत्ति से लंबित वाद सक्षम न्यायालय में कोई लंबित है, ठीक है, दो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी है, इसमें दो व्यक्तियों पहले से ही कहीं केस लड़ रहे हैं, कोई केस चल रहा है, तब पक्षकारों के बीच में कोई दुर्विसंधि नहीं है, तो यदि उनमें से कोई पक्षकार उस संपत्ति का विक्रय कर देता है तो ऐसा विक्रय अवैध माना जाएगा। मतलब ये कह रहा है कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में दो लोगों में केस चल रहा है, ठीक है, अब वो इसमें से एक व्यक्ति क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो ये लंबित वाद का सिद्धांत, तो वो प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, और बेचेगा भी तो न्यायालय से परमिशन लेके बेच सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं बेच सकता, ये है लंबित वाद का सिद्धांत, ठीक है। अब हम देखेंगे 53 कपटपूर्ण अंतरण। कपटपूर्ण अंतरण ये है 53A, ठीक है, ये चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन है 53A। इसे कहते हैं कपटपूर्ण अंतरण, नहीं ये लास्ट नहीं है, ये 53 है, फिर 53A है, इसे कहते हैं कपटपूर्ण अंतरण, ठीक है। अगर ये कह रहा है यदि किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण लेनदारों को विफल या देरी कराने के आशय से किया गया है, अगर कोई कपटपूर्ण अंतरण किया गया है, यदि किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण लेनदार को विफल या देरी कराने के आशय से किया गया है, अब तुम ये सोच रहे हो किसी को मतलब कपटपूर्ण अंतरण कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी में बेच दूंगा तो मुझे उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सोच के तुम अंतरण कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी का, तो ये कह रहा है लेनदारों को विफल या देरी करने के आशय से किया जाए तो वह लेनदार के विफल पर शून्यकरण ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रांसफर शून्यकरण ही कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा, ठीक है। अब इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, यह दिवाला संबंधी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, यदि संपत्ति का अंतरण बिना प्रतिफल अंतरिति के साथ कपट करने के आशय से किया जाए तो अंतरिति के विफल पर शून्यकरण ही होगा, तो ये कह रहा है ये कपटपूर्ण अंतरण सिर्फ ये कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर आपने पैसे ले रखे हैं उस प्रॉपर्टी पे, अब आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को कपटपूर्ण ट्रांसफर कर रहे हो कि इससे हमें पैसा ना देना पड़े, ठीक है, इसके लिए वो ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कपटपूर्ण अंतरण है, तो ये अगर वो चाहे जिस व्यक्ति से आपने पैसा ले रखा है वो क्या कर सकता है, इस अंतरण को शून्य करा सकता है, शून्यकरण करा सकता है न्यायालय द्वारा, ये कह रहा है सेक्शन 35, इसे कहते हैं कपटपूर्ण अंतरण, ठीक है। अब इसे हम आगे देखते हैं, इसमें सेक्शन है अब 53A भागिक पालन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, तो ये है 53A भागिक पालन पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब ये कह रहा है 53A, यदि एक व्यक्ति ने प्रतिफल के लिए स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा की है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने संविदा को अग्रसर करने के लिए संपत्ति के एक भाग या पूरे भाग का कब्जा ले लिया है, अब उसने क्या किया, उसने एक भाग का कब्जा ले लिया है किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, यह कब्जा चालू रखा है, तो यदि अंतरी ने संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है या उसकी पालन करने की इच्छा है, संविदा का रजिस्ट्रीकृत न होते हुए भी अंतरक या कोई अन्य व्यक्ति अंतरिति को बेकब्जा नहीं कर सकता, तो ये कह रहा है जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसे आपको बेचना है, आप अब क्या हुआ, कोई ए था उसकी वो प्रॉपर्टी थी, अब बी ने वो प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया और उसने कुछ पैसे दे दिए हैं, ठीक है, और वो उस प्रॉपर्टी में रहने लगा और उसने आधे पैसे भी दे दिए हैं, आधे पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो और संविदा भी हो चुकी है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, तो ये कह रहा है कि उसने आधा पालन कर दिया, अगर वो आधे पैसे और देने के लिए तैयार है ना तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आपको करना होगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ये कह रहा है यदि एक व्यक्ति ने प्रतिफल के लिए स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा की है, उसने कहा है कि भैया आप मुझे इतना पैसे दे दो मैं आपको ये प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने संविदा को अग्रसर करने के लिए संपत्ति के एक भाग पर या पूरे भाग पर कब्जा ले लिया है, ठीक है, और वो कब्जा चालू भी है, यदि अंतरिम ने संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, अंतरिम ने क्या किया, अपने जो उसका जो संविदा पालन के लिए जो कर्तव्य था उसने वो कर दिया है, या उसकी पालन करने की इच्छा है, वो कह रहा है कि हाँ मैं आधे पैसे और दे दूंगा, संविदा का रजिस्ट्रीकरण न होते हुए भी अंतरक या कोई अन्य व्यक्ति अंतरिति को बेकब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने आधा पालन किया, वो आधा करने के लिए तैयार है ना, संविदा भी हो चुकी है, तो क्या कह रहा है वो, तो आप
आपको वो भागे तो उसे वो ट्रांसफ़र आपको करना होगा। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, किंतु इस धारा में अंतर्निहित केवल अपने कब्जे के लिए प्रतिवाद कर सकता है, वह हक या स्वतः की दावा नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें प्रतिवादी क्या कर सकता है, वह हक या स्वतः का दावा नहीं कर सकता, कब्जे का दावा कर सकता है केवल। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, और इसमें एक केस भी दे रखा है, मोहम्मद मूसाराम अग्रहोर कुमार गंगोली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है इसका। ठीक है, और दोस्तों हमने एक भाग कर लिया इसका, टिपिएगा। ठीक है, अब हम चैप्टर 3 पे आएंगे, और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी था, तो अब हम इतना ही रहने देते हैं और आगे कल करेंगे। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी रही हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।